नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। आज जो बड़ी खबरें एक के बाद एक शो में आपके सामने रखने जा रही हूं, पहले उन्हीं से आपको रूबरू करा देती हूं। वो तमाम खबरें एक एक करके आपके सामने होंगी। आगे का एजेंडा में जो पहली खबर जिस पर बात होगी वो तेजस्वी का ईडी से सामना। तेजस्वी यादव ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। आप जल्दी से लेकर आइए अगली और खबरें क्या दिखाने वाले हैं हम। दूसरी खबर, मिस्ट्री मैन बन गए हेमंत सोरेन, इस पर आगे बात होगी। तीसरी खबर, दिन की बड़ी खबर जिसको लेकर आज बात करेंगे हम, केजरीवाल की शिकायत बीजेपी करने के लिए जा रही है। आगे बढ़ेंगे, चौथी खबर के बारे में आपको बताते हैं। ये जो चौथी खबर है वो 24 के रण पर जो बीजेपी का मंथन है उसी पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और दिन की पांचवी बड़ी खबर, ये भी पॉलिटिकल खबर, इंडिया गठबंधन के खेमे से खबर, महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में चिंतन, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लैंड फॉर जॉब केस में फंसी लालू फैमिली की, जिसने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। कल लालू प्रसाद यादव से पटना में ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तेजस्वी यादव से आज ईडी की पूछताछ का दिन है। लैंड फॉर जॉब केस में आज तेजस्वी यादव की पेशी, ईडी के सामने पेश होंगे तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी के सवालों का जवाब देना है तेजस्वी यादव को। ईडी ने तेजस्वी को समन जारी किया था। इससे पहले कल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पिता से ईडी 9 घंटे की इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं पटना ईडी दफ्तर के बाहर से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक, और आप देख रहे हैं राबड़ी आवाज से इस वक्त निधि श्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले आपको शशांक के पास लेकर चलते हैं। शशांक, मुझे ये बताइए, 9 घंटे कल जो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, और क्या उसी पूछताछ के क्रम को आज ईडी आगे बढ़ाएगी तेजस्वी यादव के सामने सवालों की फहरिस्त रखकर? शशांक। जी बिल्कुल, जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, लालू यादव से कल करीब 60 सवाल पूछे गए हैं। अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई थी, वो लालू परिवार का करीबी ऐसा कहा जाता है। उससे पूछताछ में जो बातें सामने आई, तब उसी आधार पर लालू से कल 9 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई। और आज पूछताछ का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज तेजस्वी आने वाले हैं, करीब 11 बजे वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पहले 22 दिसंबर को बुलाया गया, वो नहीं आए। फिर 5 जनवरी को बुलाया गया, वो नहीं आए, कहे कि सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ। फिर 19 जनवरी को उनको नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि आप इस जोनल कार्यालय में आइए। तो आज वो यहाँ पे आ सकते हैं और लंबी पूछताछ उनसे चल सकती है। यहाँ पे आरजेडी के सभी नेता कार्यकर्ता पहुँचने लगे हैं, सुरक्षा भी जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। अभी सरकार यहाँ महागठबंधन की खत्म हुई, ठीक उसके बाद लालू को बुलाया गया, अब तेजस्वी को बुलाया जा रहा है। तो टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे साथ आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष भी, अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर अनवर आलम। आप तो आरा से पूर्व विधायक भी हैं, ये बताइए आज तेजस्वी यहाँ आ सकते हैं, क्या लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या गलती किए हैं उसी के लिए ये सब हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, लगातार लालू परिवार के साथ और खासकर जो केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है उनके खिलाफ जो भी लोग चलते हैं उन पर ईडी सीबीआई का जो है काम लगा दिया जाता है, और ये लगातार दुरुपयोग का ही परिणाम है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बताया गया है। नहीं, आप देख रहे होंगे कि अभी ये सरकार जो है, उधर जो है सरकार को ओथ होता है और उसके बाद यहाँ लालू जी को जो है नोटिस देकर यहाँ पर सम्मन देकर बुलाया जाता है। उसके बाद फिर जो है तेजस्वी जी के साथ किया जाता है। पूरे परिवार को लगातार ये जो है हमला किया गया रहा है। लोग क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, आपको लग रहा है? देखिए, ये प्रक्रिया है, और मेरी समझ से भाई तेजस्वी यादव जो है, जो आप जिस चीजों के बारे में पूछना चाहते हैं उस वक्त तो वो बालिग भी नहीं थे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जब मामला, देखिए 2004 से 2009 के बीच का मामला है, तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी उस समय बच्चे थे। लैंड फॉर जॉब मामला क्या, आपको मैं ब्रीफ में बता दूं, दोबारा आपके पास आऊंगी, उसके बाद इस पर और बातचीत करेंगे। देखिए, आप इनको करेक्ट भी कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है कि उधर ओथ ली गई और इधर जो है वो लालू को बुला लिया गया। पहले से ही लालू को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव कल ईडी के सामने पेश हुए। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लैंड फॉर जॉब केस में ईडी का एक और बड़ा खुलासा। हृदयानंद चौधरी, इनके नाम पर ली गई जमीन, ये ईडी के सूत्र बता रहे हैं। बाद में जमीन जो है वो बेटी हेमा के नाम पर ट्रांसफर करवाई गई लालू परिवार की तरफ से। हृदयानंद राबड़ी की गौशाला का एक कर्मचारी, ईडी ने हृदयानंद को हिरासत में लिया। तो ये जो पूरा खेल किया गया है,
जिसको लेकर ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच जरूरी है और उसी क्रम में एक के बाद एक लालू परिवार के लोगों को बुलाया जा रहा है और इसी क्रम में निधि आज तेजस्वी यादव को निकलना है। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक तेजस्वी यादव निकलेंगे और इस समय घर के बाहर क्या आरजेडी के कार्यकर्ता जुटते हुए नजर आ रहे हैं आपको? रोमाना, बिल्कुल रोमाना, देखिए तमाम जो विधायक हैं, बड़े चेहरे हैं, वो आरजेडी के जो वो इस वक्त राबड़ी आवास जा रहे हैं और भाई वीरेंद्र आपको नजर आएंगे कैमरे में, ये विधायक हैं और कल से लगातार हमलावर हैं हृदयानंद चौधरी के नाम पर जमीन और उसके बाद उनको हेमा यादव जी जो लालू जी की बेटी हैं उनके नाम पर ट्रांसफर किया गया। ये पूरा का पूरा खेल, और ये आज की बात नहीं है, लैंड फॉर जॉब स्कैम तो पहले का है, पूछताछ पहले से चल रही है और आज तेजस्वी यादव गिरते दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी क्या बोलेगी डिफेंस में? अब सवाल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सम्मन हुआ है और ये बनी बनाई हुई है एनडीए की चाल है। 24 में चुनाव होना है, इसलिए इसको इस तरह से तबाह कर दो कि ये लोग पस्त हो जाए। लेकिन जिस पार्टी और जिस नेता के पीछे जन है वो कभी पस्त नहीं हो सकता है, सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा लड़ने का काम करेगा और हमेशा एनडीए को परास्त करेगा। और इस बार हम लोगों ने वादा किया, कसम खाया है कि बीजेपी को भगाना है, देश बचाना है। सब ठीक है, पर लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये घोटाला और उस घोटाले के आरोप में पूछताछ चल रही है भाई वीरेंद्र जी। जो लोग भी है गए हैं उस सबका जवाब दिया जा रहा है। अब कैसे क्या करेंगे? सरकार भी हाथ से गई, आपके सरकार भी सुनिए सवाल सुन लीजिए, सरकार भी हाथ से गई और लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के घंटों सवालों का सामना कैसे करेगी आरजेडी? कल लालू जी और आज तेजस्वी। आज समझ लीजिए, अब तो नीतीश कुमार जी को देश और दुनिया जान गया कि वो क्या है और वो रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये नहीं समझे कि अब कोई भी बाप अपने बेटा का नाम नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा, इसलिए कि पलटू राम एनडीए के लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रखा। ठीक है, पलटू राम देश और दुनिया में प्रचारित हो गया। ठीक है, इसलिए कोई भी बाप अपने बेटा का नाम नीतीश कुमार नहीं रखेगा। चलिए निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। तो भाई वीरेंद्र जो है पूरी तरीके से आक्रामक निशाने पर ले रहे हैं बीजेपी को, नीतीश कुमार को। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं लालू फैमिली पर एक्शन के बाद मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं, और अन्य जो नेता हैं उनकी पार्टी के भी, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माता जी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति हमेशा सेवा की भाव से करने वाले लोग कभी चिंतित नहीं होते, बेफिक्र हो करके वो चैन की निद्रा में सोते हैं। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से प्रतिष्ठा की लालसा रहनी चाहिए, राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है। क्लोज करती है, 2 साल पहले यही ईडी को केस क्लोज कर दी थी, बीजेपी से आदेश आया, केस ओपन कर दी। ईडी तो मजाक का पात्र बनी। बीजेपी किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ी है, ये मोदी जी का किया हुआ है और लालू प्रसाद यादव जी को डराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज है, उनकी हिम्मत बढ़ती रहे। चीजों की समीक्षा होती है, उनके कामों की भी समीक्षा होगी, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, जब रेल मंत्री रहे तो गरीबों के नौकरी के बदले जमीन खा गए, तो ये उनका कैरेक्टर रहा। आइए शशांक के पास आपको लेकर चलते हैं। शशांक की जो बयान हम सुनवा रहे थे, तो कुल मिलाकर अभी तो ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आर पार, यही बिहार की राजनीति का सियासी मिजाज रहने वाला है फिलहाल। देखिए, लालू परिवार की घेराबंदी लगातार जारी है। अब तो महागठबंधन सरकार भी खत्म हो गई है, लेकिन लालू परिवार आरोपों से इनकार कर रहा है। हमारे साथ आरजेडी के कुछ और नेता है। विजय जी, थोड़ा आइएगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के एक बड़े नेता हैं। विजय जी, लालू परिवार आरोपों को खारिज कर रहा है, लेकिन ये सब जांच तो पहले से चल रही है, तो जो टाइमिंग पे सवाल आप लोग उठा रहे हो कितना उचित है? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से हम लोग हमेशा जो है साथ दिए हैं
नियम कानून को, लेकिन यह उचित नहीं है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप करके जो है फंसाने का काम करता है। और हम लोग सही हैं, सही उतरेंगे। जब 18 साल के जिसको मोच नहीं आया होगा उस व्यक्ति को भी जो है इस केस में घसीटना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा आरोप यह है ना कि लालू जी रेलवे में नौकरी दे रहे थे और जो लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने करोड़ों की जमीन सस्ते दाम पे लालू परिवार को बेच दिया। आरोप तो ये है। नहीं, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई पर उसको देखना यह एक अलग बात है। लेकिन सभी चीज जो है ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है किया जा रहा है। बिल्कुल। तो यही पूरी की पूरी सियासी बिसात है, जहां एक तरफ आरजेडी है और उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब ये बदले की राजनीति जो केंद्र की सरकार बीजेपी कर रही है आरजेडी के खिलाफ, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक निधि इस तमाम अपडेट के लिए। आगे जैसे ही कोई और हलचल होगी आपका रुख करेंगे। और आइए अब बात जरा हेमंत सोरेन की करते हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं। लापता हेमंत सोरेन, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनका प्लेन खड़ा हुआ है। 27 जनवरी को दिल्ली पहुंचे थे हेमंत सोरेन। अगले दिन कुछ मुलाकातें उन्होंने की राजधानी दिल्ली में, वकीलों से कानूनी राय भी ली राजधानी दिल्ली में। और इस बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको जल्दी से बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की ईडी को चिट्ठी। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। सस्पेंस हेमंत सोरेन ने बढ़ा दिया है, ये कहते हुए कि बजट सत्र का हवाला वो दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का 24 घंटे से कोई पता नहीं है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर भी सस्पेंस। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र का भी हवाला दे दिया है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ ईडी दफ्तर रांची से दीपक रावत मौजूद है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास से मनोज वर्मा मौजूद हैं। जरा पहले मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज, कल तो यहाँ पर ईडी की टीम मौजूद थी, आज का अभी का अपडेट क्या है? क्योंकि हेमंत सोरेन तो इस घर में नहीं है, कहाँ है किसी को अता पता नहीं। लापता हेमंत सोरेन। रोमाना 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और हेमंत सोरेन कहां पर हैं ये किसी को भी नहीं मालूम है। ईडी के जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि उनका भी कोई संपर्क हेमंत सोरेन से नहीं हो पाया है। सुबह 7 बजे कल ईडी की जो टीम थी वो 5/1 शांति निकेतन में यहाँ हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पर नहीं थे और करीब 15 घंटे तक ईडी की जो टीम थी वो यहाँ पर रही। यहाँ पर से कुछ कागजात जब्त किए, जो अंदर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की। इसके अलावा झारखंड भवन में भी ईडी की टीम पहुंची और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो दूसरा घर है वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी की टीम को कहीं पर भी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम भी ये जानना चाह रही थी कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ हैं, क्योंकि उनको 10वां नोटिस जो था वो पूछताछ के लिए दिया गया था और पूछताछ उनसे की जानी थी, लेकिन हेमंत सोरेन गायब हैं। अब 20 तारीख को वो 20 जनवरी को ज़रूर पेश हुए थे और वो भी उन्होंने ईडी को कहा था कि उनकी व्यस्तता ज़्यादा है तो खुद ही वहाँ पर पेश हो जाएंगे, लेकिन अब कल उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि 31 तारीख को वो पेश होंगे। लेकिन इससे पहले वो कहाँ गायब हो गए हैं, क्यों ईडी के सवालों से भाग रहे हैं, ये अभी तक कोई नहीं जानता है। आपने जो बात कही ना कि कल वो बाकायदा मेल के जरिए जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है वहां से ईडी को चिट्ठी भेजी जाती है। दीपक का मैं रुख करती हूं और दीपक, इस चिट्ठी में कहा जाता है कि 31 जनवरी को जो सीएम हैं हेमंत सोरेन वो पेश हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि ये बजट सत्र का हवाला, क्या इसके जरिए अभी भी सस्पेंस बढ़ा हुआ है कि 31 को भी पेश होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई अता पता नहीं, लापता रहने वाले हैं हेमंत सोरेन? दीपक जी रोमाना, मौजूदा स्थिति तो ये है कि रांची में भी अभी तक हेमंत सोरेन का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली तो छोड़िए, रांची में भी नहीं पता है कि कहां पर वो है। हालांकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि वो घर पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गए हैं, वो लापता हो गए हैं, उनको ढूंढा नहीं जा सकता। परिवार लगातार ये कह रहा है कि उनसे बातचीत हो रही है, वो ठीक है। जेएम के जो तमाम नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बना दिया गया, इस तरीके से उन्हें भगोड़ा बना दिया गया ताकि उनकी छवि को डेंट किया जा सके। मौजूदा स्थिति की बात करें रोमाना, तो रांची में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो जानकारी मिल रही है, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। साथ ही साथ कई कार्यकर्ताओं को कॉल की गई है जेएमएम की तरफ से कि अगर 31 तारीख यानी कि कल 1 बजे जिस तरीके से समय दिया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो उनके आवास पर, उनके सरकारी आवास पर
जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को भी सूचना दे दी गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है जब ईडी समन भेजती है और जब उस समन पर नहीं जाते हैं हेमंत सोरेन, तो उस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के, वो तमाम लोग रांची में जमा हो जाते हैं। काफ़ी हंगामा भी होता है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। इस वक्त भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये रांची का ईडी दफ्तर है। यहाँ से भी तमाम अधिकारी लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी तक 10 समन में अभी तक सीधा जवाब नहीं आया। हालांकि 20 तारीख को आखिरी बार जब पूछताछ हुई थी, करीबन 7-8 घंटे की पूछताछ हुई थी, उस पर भी हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए थे कि उनसे जो सवाल पूछे गए वो उन्होंने जो हलफनामा चुनाव आयोग को दाखिल किया हुआ है उसी से जुड़े हुए सवाल थे। मैं लौटूंगी आपके पास, आप रुकिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। मुझे लगता है जरा जल्दी से मनोज वर्मा से एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर लेंगे। मनोज, आपने सुना अभी दीपक कह रहे थे कि साहब जो हेमंत सोरेन के समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है कि अता पता नहीं लापता। भाई अगर मैं गलत नहीं हूं, आप करेक्ट कीजिएगा मनोज वर्मा, तो जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है हेमंत सोरेन को, और जेड श्रेणी की सुरक्षा का मतलब यह होता है कि बिना सुरक्षा घेरे के उनका कोई मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे में सुरक्षा अधिकारियों को ही जानकारी नहीं है। विमान जो है उनका वो दिल्ली पे एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है और हेमंत सोरेन कहां है किसी को पता नहीं। मनोज जी बिल्कुल, देखिए किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां पर है। उनके ड्राइवर से भी कल ईडी की टीम ने काफ़ी देर तक पूछताछ की थी। झारखंड भवन ईडी की टीम पहुंची थी और जब ड्राइवर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसकी छुट्टी है और वो काम पर नहीं था, लेकिन ईडी की टीम झारखंड भवन से ड्राइवर को लेकर यहाँ इस घर पर पहुंची और काफ़ी घंटे तक उससे पूछताछ हुई। उसके बाद जो एक BMW कार यहाँ पर खड़ी हुई थी उसको ईडी की टीम ने जब्त किया और उसको ईडी मुख्यालय ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हेमंत सोरेन सवालों के जवाबों से क्यों भाग रहे हैं, क्यों ईडी से वो बचना चाह रहे हैं। जब 10वां नोटिस दिया था तब ईडी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 29 से 31 तक का आपके पास समय है, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए। यही वजह थी कि ईडी की टीम यहां पर खुद पहुंची और उसके बाद हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं और कहीं गायब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस बीच बीजेपी की तरफ से जो बड़ा दावा किया जा रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सड़क के रास्ते रांची पहुंचकर विधायक दल की बैठक में पत्नी की ताजपोशी करने की फिराक में है हेमंत सोरेन। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आम आदमी पार्टी ने जो आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, आज बीजेपी उसी मामले को लेकर पुलिस में शिकायत देने वाली है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि या तो वो अपने आरोपों के सबूत दें या फिर झूठे आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था उनके विधायकों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। 7 विधायकों को 25-25 करोड़ कैश और टिकट देने का ऑफर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिया इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मदिया से क्या अपडेट मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से क्या शिकायत करने की तैयारी है पुलिस से? बिल्कुल रुमाना जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बीजेपी जो है पूरी तैयार है और कुछ देर में पुलिस मुख्यालय जो है वो पहुंच जाएगी। वहां पर कमिश्नर से मिलेगी और एक शिकायत देगी। शिकायत किस बात की? शिकायत इस बात की कि आरोप जो है बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला था। अब से 3 दिन पहले 27 जनवरी की बात है, जब उन्होंने कहा था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी मामले में बीजेपी कहती है कि हम चुनौती देते हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आप भी आइए और आप भी जांच की मांग कीजिए। ये बात बीजेपी ने कल कही। बीजेपी से किसने कही? बीजेपी से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये बात कही और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जानकारी दी कि आज वो और उनका डेलीगेशन जो है पुलिस मुख्यालय पहुंचेगा। अब से मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद वो लोग पहुंचेंगे और वहां पर कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज करेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी थी अपने सोशल हैंडल के जरिए, उसके बाद ही उनकी मंत्री आतिशी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने एक बड़ी अहम बात उसमें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे विधायकों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही है उसकी एक रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, वक्त आने पर हम वो जरूर शेयर करेंगे। तो इसीलिए तो मामला अभी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, ये आर पार और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और दिल्ली बीजेपी कह रही है कि जो ये आरोप लगाए गए केजरीवाल की तरफ से वो बेबुनियाद है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से है। उत्तराखंड जहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के मसौदे का इंतजार था। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये, उत्तराखंड विधानसभा में इसी को लेकर विधेयक पेश करने की तैयारी है। 6 फरवरी को यूसीसी पर बाकायदा विधेयक पेश कर देगी धामी सरकार। मतलब कमेटी की तरफ से जो
तैयार किया गया है ड्राफ्ट और मसौदा, उसी को विधेयक की शक्ल में विधानसभा में पेश करने की धामी सरकार की तैयारी। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज बीजेपी समन्वय समिति की बैठक है जिसमें जेपी नड्डा के साथ बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, हेमंत बिस्व शर्मा, अश्विनी वैष्णव समेत समिति के जितने सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति किस रूप में आगे बढ़ानी है, इसको लेकर मंथन होगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह समन्वय समिति की बैठक। चौबीस चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। एक के बाद एक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आप जानते हैं अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से बाकायदा अलग अलग राज्यों के लिए प्रभारी, उप प्रभारियों के नाम की फहरिस्त, वो लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर वैजयंत पांडा के नाम पर मोहर लगाई गई। और ऐसे ही कुछ और फेरबदल जो बीजेपी ने किए। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। बिहार को लेकर प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े को बरकरार रखा गया। और अब आज समन्वय समिति की ये बैठक, तो 23 राज्यों के लिए प्रभारियों, सह प्रभारियों के नाम की लिस्ट जारी करने के बाद अब चुनाव की तैयारियों में अगला कदम बीजेपी की तरफ से जो उठाया जा रहा है वो इसी बैठक को लेकर उठाया जा रहा है। समन्वय समिति की ये बैठक है, सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में होनी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और ऐसे में बीजेपी इस बार 24 चुनाव में जो टारगेट लेकर चल रही है, अब की बार 400 पार, उस टारगेट को कैसे हासिल किया जाए, वो लक्ष्य कैसे अचीव किया जाए, इसी को लेकर बीजेपी की ये अहम बैठक। और आज की ये जो बैठक हो रही है समन्वय समिति की, इसमें बीजेपी का जो फोकस है खास तौर पर वो जो हारी हुई सीटें हैं उन पर रहने वाला है। जो कमजोर सीटें हैं बीजेपी की, उस पर बीजेपी फोकस कर रही है, उनको लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। राज्यों में किस रूप में तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर मंथन होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, मतलब यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी पुख्ता, हर बार की तरह चुनावी तैयारियों को सबसे पहले धार देते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है रुमाना की भारतीय जनता पार्टी इन तैयारियों में बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जो समन्वय समिति का काम कर रही है। वो हर राज्यों में चुनावी तैयारियों का आकलन भी करती है, कहाँ पीएम की रैली होनी है, कहाँ सीनियर लीडर्स की रैली करनी है, इसके अलावा कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन सब का कोऑर्डिनेशन करती है, जिसकी अध्यक्षता हर हफ्ते जेपी नड्डा करते हैं, उसकी बैठक लेते हैं और हर हफ्ते का एक एजेंडा तय होता है। तो फिलहाल आज वो बैठक है। अब जो बैठक थोड़ा सुबह होनी थी, अब वो शाम को बैठक होगी 4:30 बजे के आसपास। ये बड़ी जानकारी है, मुझे लगता है इसको अपडेट करना चाहिए हमें। नीरज पांडे ये जानकारी दे रहे हैं कि जो बैठक सुबह 11 बजे होनी थी उसका समय बदला है। अब सुबह 11 बजे ये बैठक नहीं हो रही है, शाम 4:30 बजे नीरज की तरफ से जानकारी दी गई है बीजेपी समन्वय समिति की ये बैठक। और नीरज, इसके पीछे वजह जो है वो आपके, जहां आप मौजूद हैं, आपके कैमरे में जो मौसम का मिजाज नजर आ रहा है वो घना कोहरा, तो बहुत मुमकिन है कि समन्वय समिति में जिनको बैठक में शिरकत करना था उन्हें दिल्ली से बाहर से ट्रैवल करके आना पड़ रहा हो और शायद देरी हो रही हो, इसी वजह से तब्दीली टाइमिंग में। नीरज, निश्चित रूप में कई ऐसे सदस्य हैं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा को गुवाहाटी से आना है तो उनकी फ्लाइट डिले हो गई। इसके अलावा कई और लीडर्स हैं जो बाहर हैं। दूसरा, आज पार्लियामेंट्री की ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक भी है जिसमें पीयूष गोयल को रहना है उस बैठक में। तो तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस बैठक को शाम को ट्रांसफ़र किया गया। अब ये बैठक शाम को होगी और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। और आज पूरे एक हफ्ते का, जो पीछे एक हफ्ते पहले जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ आगे हुआ और आगे क्या करना है, एक हफ्ते में ये सारा एजेंडा तय होगा। और इस बैठक के माध्यम से आने वाले समय में कौन कौन से और वो पार्टियां हैं और वो दल हैं या और नेता हैं, कौन ज्वाइन करेगा, उन सब पर भी रणनीति बने, क्योंकि इसमें कई ऐसे सदस्य हैं ज्वाइनिंग कमेटी के भी वो मेंबर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और लगातार उस तरफ बढ़ रही है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हों जो उन्होंने लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तय किया है बीजेपी ने 400 पार वाला, और उसी को हासिल करने के लिए यहाँ पर पूरे मन से मेहनत करती हुई पार्टी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया नीरज, शाम में फिर आपसे बात होगी जब ये बैठक शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। और ये जो अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, मुंबई
वहां अहम बैठक होने वाली है, सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली है, इंडिया गठबंधन में होने वाली है। मतलब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मतलब महाविकास आघाड़ी, तो उसी की ये मीटिंग है। और इस बैठक में जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि सीट बंटवारे पर आज कोई फैसला हो पाएगा या नई तारीख फिर से सामने आएगी। 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में इन 48 लोकसभा सीटों में बंटवारा कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना की अगर बात की जाए तो दोनों ही दल वो हैं जो दो फाड़ हो चुके हैं। शिवसेना दो फाड़ हो गई है। एकनाथ शिंदे जो हैं, जिनको असली शिवसेना होने का एक तरीके से प्रमाण मिल गया है स्पीकर के फैसले के बाद, हालांकि उसको चैलेंज किया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से अदालत में। और इसी तरीके की कुछ स्थिति एनसीपी के सामने भी है, जहां पर अजीत पवार जो हैं वो शरद पवार से अलग हो गए। एनसीपी उन्होंने अपनी अलग बना ली एक तरीके से, हालांकि इस पर अभी फैसला साफ नहीं हुआ। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर मौजूद हैं। जरा जानते हैं कृष्णा ठाकुर से क्या उम्मीद जताई जा रही है। बैठक तो पहले भी हुई थी, बात नहीं बनी थी। आज की बैठक में क्या बात बन जाएगी? सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर क्या मोहर लग जाएगी? कृष्णा ठाकुर। देखिए रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बीते गुरुवार को भी हमने देखा था कि जो महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं उनकी बैठक हुई थी दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये मेरे पीछे ट्राइडेंट होटल आप देख रही हैं। इसी होटल में 11 बजे मीटिंग शुरू होनी है। बीते गुरुवार को भी मीटिंग हुई थी और उस वक्त जब नेता सभी बाहर आए, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चर्चा हुई है। हालांकि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो एकजुट है और 48 की 48 सीटों पर अपना दावा कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसको साथ में लेने की कोशिश लगातार जो है वो महाविकास आघाड़ी की जो है वो चल रही है, ताकि जो इंडिया गठबंधन हो महाराष्ट्र में खास तौर पर मजबूत हो। तो अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये कहा गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, तो उनको एक लेटर लिखा गया था प्रकाश आंबेडकर को कि आप इस मीटिंग में शामिल होइए। लेकिन प्रकाश आंबेडकर चूंकि इस वक्त छत्रपति संभाजी नगर के दौरे पर हैं, तो उनके पार्टी से एक नेता जो है वो इस मीटिंग में शामिल होगा। तो आज ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर आज महाराष्ट्र में स्थिति क्लियर होती है या कोई नई तारीख दी जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से एग्जिट किए जाने के बाद लगातार नीतीश कुमार ने भी सवाल किया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई काम नहीं हो रहा था। बाकी अन्य पदों पर भी कई चर्चाएं चल रही थी, काम आगे नहीं बढ़ रहा था। एक बात बताइए मुझे, आज की जो बैठक हो रही है, आपने बताया कि प्रकाश आंबेडकर वो खुद तो मौजूद नहीं रहेंगे, उनकी तरफ से उनकी पार्टी का कोई अन्य नेता मौजूद रहेगा। अच्छा, शिवसेना उद्धव गुट की अगर बात की जाए और एनसीपी की अगर बात की जाए, तो क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये लोग मौजूद रहेंगे या फिर इनकी पार्टियों से कौन कौन नेता, कांग्रेस की तरफ से कौन मौजूद रहेगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बीते गुरुवार का जो स्थिति था वो ये था कि एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड मौजूद थे, साथ ही साथ जो शिवसेना यूबीटी है उससे सांसद संजय राउत और विनायक राउत मौजूद थे, और कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान थे, अशोक चौहान थे, ये सभी मौजूद थे। तो कमोवेश आज भी वही स्थिति रहने वाली है। इसमें एक एडिशन ये होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो पिछले मीटिंग में नहीं शामिल थी, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक उनका प्रतिनिधि आएगा जो इस मीटिंग में शामिल होगा, क्योंकि बाकायदा उनको लेटर लिखकर ये तीनों दलों की तरफ से ये कहा गया था कि आप आइए हमारे साथ, मीटिंग में शामिल होइए, चर्चा को आगे बढ़ाइए और फिर किसी पॉजिटिव एक एंड पे हम पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया कृष्ण ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। बैठक में जो भी अपडेट होगा आपसे फिर जानकारी लेंगे हम। आगे का एजेंडा देख रहे हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल की ये यात्रा बिहार कल पहुंच गई थी, आज बिहार में इसका दूसरा दिन है। पूर्णिया में आज राहुल गांधी रैली करेंगे। अररिया में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखा गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, और इस मौके पर अररिया में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है राहुल गांधी ने। पूर्णिया में न्याय यात्रा संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से किस तरीके का कार्यक्रम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी का बिहार में रहने वाला है। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, किशनगंज और अररिया में कल राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ और आज पूर्णिया में एक बड़ी रैली है। पूर्णिया के बाद राहुल गांधी आज कटिहार जाएंगे और इसके बाद बिहार में यात्रा का जो पहला चरण है वो पूरा हो जाएगा, फिर यात्रा बंगाल में चली जाएगी।
अहम बात यह है कि यात्रा के बिहार में आने से 24 घंटे पहले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली और इसके बाद नजरें थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार पर क्या बोलते हैं। राहुल गांधी ने कल किशनगंज में एक सभा को संबोधित किया, अररिया में एक छोटी सी सभा को संबोधित किया, लेकिन नीतीश कुमार पर राहुल गांधी चुप हैं। इसके पीछे क्या वजह है, बात करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, कांग्रेस का जाना माना चेहरा है। नीतीश जी पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने अब तक कुछ नीतीश कुमार पर बोला नहीं। दरअसल राहुल जी वही बोलते हैं जो जनता के मन की बात होती है। जनता ही इस बार नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोलना चाहती, भाव शून्य कर दिया है नीतीश कुमार को। नीतीश जी ने इतनी बार पलटी मारी है कि अब जनता को लगता है कि ये बोलने के लायक नहीं रह गए, इसलिए राहुल जी ने भी नीतीश जी पर कुछ नहीं बोला। पूर्णिया में आज वही रैली होने जा रही है जिसका न्योता आप लोगों ने नीतीश जी को भेजा था, हालांकि उन्होंने तो पहले ही इनकार कर दिया। तो क्या आज पूर्णिया की रैली में उम्मीद करें कि राहुल गांधी नीतीश कुमार पर कुछ बोलेंगे? देखिए, राजनीति के रंगमंच पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्यादे बदल रही है, मोहरे बदल रही है, कठपुतलियां बदल रही है, तो हमने रंगभूमि को इसीलिए चुना ताकि हम यहां से एक संदेशा दे सके। हमने कोशिश की थी शुरू में जब वो गठबंधन में थे हमारे कि नीतीश जी भी आए, गठबंधन के सारे सहयोगी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई थी राहुल जी की यात्रा से कि पहले असम में, फिर बंगाल में और फिर अब बिहार में। लेकिन इससे न तो रैली पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना नीतीश जी आते तो हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, और ना नीतीश जी नहीं आ रहे हैं तो हमें कोई फर्क पड़ेगा। आज रंगभूमि पूर्णिया का मैदान खचाखच भरा होगा, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की आशा है, उम्मीद है। और कल आपने देखा किशनगंज से पूर्णिया पहुंचने तक 5 लाख से ज्यादा संभावित लोगों ने यात्रा में राहुल जी के साथ आकर के सड़क पे साथ दिया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ये बिहार में इससे पहले बहुत कम देखा गया है। तो राहुल जी को लेकर के जनता जो एक सोच बना रही है वो बहुत शानदार है और हमारी पूरी टीम उससे बहुत खुश है। आपको लगता है जो राजनीतिक झटके, इसका कोई खास असर राहुल गांधी की यात्रा पर नहीं पड़ा? कल आप यात्रा कवर कर रहे थे, आप बताइए जनता पे कोई असर था? जनता हंसते मुस्कुराते राहुल गांधी का स्वागत कर रही थी। जैनेंद्र, एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए। जैनेंद्र, एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए और पूछिए जरा, राहुल गांधी की कांग्रेस की यात्रा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस यात्रा का इंडिया गठबंधन पर बड़ा नकारात्मक जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक। तो आगे फिर यात्रा का रूट चेंज तो नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रोमाना जी का सवाल है कि चलिए आप करें कांग्रेस पे कोई असर नहीं है, राहुल गांधी पे कोई असर नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन पर तो असर है। जो परोक्ष संयोजक थे वही अब दूसरी तरफ चले गए हैं, तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर आपको नहीं लगता कि पड़ेगा? और आप बंगाल में भी ममता दीदी का अलग सुर है, बंगाल में यात्रा जाने वाली है, इन सबको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, पिछले कुछ महीनों में देश में क्लियर लाइन खींची है। एक तरफ वो लोग हैं जो तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलाना चाहते हैं। जो छोड़ के जाएगा इंडिया अलायंस को, जनता उसके प्रति समझ रही है कि वो किस डर से जा रहा है। कौन सी चाबी है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है कि लोग मजबूरन छोड़ के जा? कैसे टक्कर? ऐसे नहीं है। देखिए, इस देश में सब बदल जाएं, लेकिन एक आदमी डटा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है। अब जो भी संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहता है उसे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चलिए, ठीक है। तो मतलब गेंद कहीं ना कहीं उन्होंने जो सहयोगी हैं उन्हीं के पाले में डाल दिया कि आप लोग चुन लो, राहुल गांधी तो जस के तस जहां हैं वहीं खड़े हुए।